नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी कैलाश रेवन की कहानी के कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। ये जानकारी हमें द रीबर्थ ऑफ कैलाश रेवन नाम के एक सोर्स से मिली है। हाँ, और ये कहानी एक ऐसे किरदार की है जिसे दुनिया ने, आप कह सकते हैं, पूरी तरह से नकार दिया था। बिल्कुल, लेकिन फिर उसकी कहानी में एक बहुत ही नाटकीय और थोड़ा रहस्यमयी मोड़ आता है। सही। तो आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उन मेन पॉइंट्स, कैरेक्टर के बदलाव और जो अनसुलझे सवाल है ना, हाँ उनको थोड़ा खंगालना है। हाँ, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जेनिथ शहर से। कैलाश रेवन जेनिथ शहर, जहाँ हंटर बनना, माना कलेक्ट करना, डंगोन जीतना, यही सब कुछ है ना। बिल्कुल। और इसी माहौल में है रेवन। प्रॉब्लम यह है कि उसके पास है 0 माना, मतलब बिल्कुल शून्य। उसे समाज की नज़र में सबसे कमजोर माना जाता है। हाँ, और सोर्स में ये भी बताया गया है कि लोग कैसे उसका मजाक उड़ाते थे। जैसे कोई कह रहा है, ए रेवन, इस बार भी 0 माना निकला। या फिर वो ताना, भाई तू हंटर बनना छोड़ दे, चाय बेच ले। इस तरह की बातें। सोचिए उस पर क्या बीतती होगी। बिल्कुल। यहाँ रुककर सोचना थोड़ा दिलचस्प है। ये जो 0 से हीरो या कह लें अंडरडॉग वाला आइडिया है ना, हाँ हाँ, ये फिक्शन में, खासकर फैंटेसी और लिट आरपीजी जॉनर में बहुत कॉमन है। रेवन का 0 माना होना उसे तुरंत पढ़ने वाले की सिंपैथी दिलाता है। सही है। पर यह सिर्फ एक कहानी कहने का तरीका नहीं है, ये उस दुनिया के वैल्यूज पर भी सवाल उठाता है। क्या सच में ताकत ही सब कुछ है? और समाज की ये लगातार बेइज्जती उसके कैरेक्टर को कैसे शेप कर रही होगी? सोर कहता है वो बाहर से मुस्कुराता था पर अंदर से टूटा हुआ था। हाँ, ये एक क्लासिक सेटअप है, मतलब आगे कुछ बड़ा होने वाला है। एग्जैक्टली। वो बदलाव का भूखा है, उसे एक मौका चाहिए अपनी पहचान बनाने के लिए। बिल्कुल। और इसी सब के बीच उसकी एक छोटी सी हंटर टीम भी है, 8 लोग। हाँ, और वो उनमें सबसे कमजोर है। फिर भी टीम उसे साथ रखती है। सोर्स में उसकी ईमानदारी का जिक्र है, पर क्या ये वाकई सिर्फ ईमानदारी थी? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि देखिए, एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर मिशन पर जान का खतरा है, हाँ, और ताकत ही सीधे सीधे जिंदा रहने की गारंटी है, वहाँ एक कमजोर सदस्य को टीम में रखना थोड़ा अटपटा तो लगता है। सही। ईमानदारी जरूर एक फैक्टर हो सकता है, शायद टीम लीडर राइलन उसमें कुछ और देखता था, वफादारी, या शायद एक इंसानियत वाला पहलू जो उस बेरहम हंटर दुनिया में कम मिलता हो। ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि उसकी कमजोरी टीम को किसी तरह बैलेंस करती हो, उन्हें ज्यादा सावधान रखती हो। पर ये टेंशन, ताकत बनाम टीम केमिस्ट्री, कहानी में एक अच्छी लेयर जोड़ता है। और फिर आता है वो मिशन, एक आसान सा डंगोन क्लियर करना था। हाँ, टीम का कॉन्फिडेंस तो 7वें आसमान पर था। इजी काम है, जल्दी निपट जाएगा। बिल्कुल। और ये भी तो कहानी कहने का एक जाना पहचाना तरीका है ना, कि जो सबसे आसान लगता है वही सबसे खतरनाक निकलता है। हाँ, इसे फोरशैडोइंग कहते हैं। मतलब आपको पहले ही अंदाजा हो जाता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है। भले ही किरदार बेखबर हो, ये उम्मीद जगाता है और फिर उसे तोड़कर ड्रामा क्रिएट करता है। और डंगोन के अंदर का माहौल भी बदलने लगता है। अजीब निशान, ठंडी हवा। हाँ, वो हिलता हुआ अंधेरा, ये सब क्लासिक हॉरर और एडवेंचर वाले एलिमेंट्स हैं जो टेंशन बढ़ाते हैं। और राइलन की वो चेतावनी, सब सावधान रहो, वो एक तरह से आने वाली तबाही की औपचारिक घोषणा जैसी लगती है। और फिर तबाही आई जाती है। जमीन फटती है, पूरी टीम नीचे एक अनजान हिस्से में गिर जाती है। भयानक सीन। जब रेवन होश में आता है तो मंजर वाकई भयानक है। साथी या तो मर चुके हैं या बुरी तरह घायल हैं। और सामने एक भीमकाय मॉन्स्टर, वो आग जैसी आंखों वाला। कहानी का पेस यहाँ एकदम से बदल जाता है। हाँ, बहुत तेजी से। बिल्कुल। और इस अफरा तफरी के बीच राइलन का कैरेक्टर उभर कर आता है। उसका लड़ना और फिर रेवन को चिल्लाकर कहना, रेवन भाग जा, तू यहाँ नहीं टिक पाएगा। हाँ, ये एक तरह का मेंटोर या लीडर का बलिदान है। वो जानता है रेवन लड़ नहीं सकता, फिर भी उसे बचाने की कोशिश करता है। ये उस टीम डायनामिक पर भी रोशनी डालता है जिसकी हम बात कर रहे थे। सही कहा। शायद राइलन रेवन की जान की कीमत समझता था, उसकी ताकत की नहीं। लेकिन रेवन का जवाब भी उतना ही जरूरी है, उसका रोते हुए इनकार करना। नहीं भाई, मैं सबको छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, ये उसकी वफादारी दिखाता है। पर क्या इसे सिर्फ वफादारी कहेंगे, या ये शौक, डर, बेबसी, सबका मिला जुला रूप है? ये एक कॉम्प्लेक्स मोमेंट है। ऊपर से देखें तो ये वफादारी लगती है, जो अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा गहरे में सोचें तो क्या ये एक तरह की पैसिविटी भी है? क्या वो इतना टूट चुका है कि भागने की सोच भी नहीं सकता? या शायद गिल्ट, कि वो टीम के लिए कुछ नहीं कर पा रहा।
हाँ, ये भी हो सकता है। उसकी ये रिएक्शन उसे उस ट्रेजेडी का हिस्सा तो बनाती है, पर उससे बचा नहीं पाती। मॉन्स्टर का फाइनल अटैक और पूरी टीम खत्म। कहानी अपने सबसे लो पॉइंट पर। रेवन अब अकेला है, बुरी तरह घायल, बस मरने ही वाला है। मुश्किल से सांस ले पा रहा है। और उस आखिरी पल में वो आसमान की तरफ देखकर एक इच्छा करता है। काश मुझे एक और मौका मिल जाए, बस एक बार। हाँ, ये इच्छा सिर्फ जिंदा रहने की दुआ नहीं है, ये उसकी पूरी जिंदगी की जो फ्रस्ट्रेशन है ना, उसका निचोड़ है। उसे कभी खुद को साबित करने का मौका ही नहीं मिला। सही बात। ये लास्ट विश या डेथ बेड प्रॉमिस वाला आइडिया भी फिक्शन में बहुत पावरफुल होता है। अक्सर ये किसी सुपरनैचुरल ताकत के आने का रास्ता खोलता है। लेकिन ये सवाल भी उठाता है, क्या बिना मेहनत या कीमत चुकाए मिला मौका सही होता है? ये इच्छा उसके कैरेक्टर की गहराई तो दिखाती है, पर आगे जो होने वाला है उसकी नींव भी रखती है। और तभी वो रहस्यमय इंटरवेंशन होता है, नीली रोशनी और वो आवाज, तेरी इच्छा सुन ली गई है, मगर कीमत देनी पड़ेगी। ये मोमेंट कहानी का रुख पूरी तरह बदल देता है। हाँ, ये कहानी का इंसाइटिंग इंसिडेंट है, एक नया मोड़। लेकिन ये आवाज और वो शर्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कीमत देनी पड़ेगी। हाँ, ये सुनते ही लगता है कुछ गड़बड़ है। बिल्कुल, ये क्लासिक फॉस्टियन बार्गेन जैसा लगता है, जैसे शैतान या किसी रहस्यमयी ताकत से कोई सौदा। ये तुरंत एक मिस्ट्री और खतरा पैदा करता है। कीमत क्या होगी? क्या उसकी आत्मा, उसकी इंसानियत, या कुछ और जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता? ये अनिश्चितता कहानी को आगे बढ़ाती है। ये कोई सीधा साधा वरदान नहीं है, ये एक लेन देन है जिसके नियम अभी क्लियर नहीं है। इसके बाद रेवन अस्पताल में होश में आता है। डॉक्टर हैं, हंटर एसोसिएशन के लोग हैं, और सब हैरान हैं कि ये बच कैसे गया जब बाकी सातों मारे गए। और रेवन का जवाब, मुझे कुछ याद नहीं है। क्या ये सच है या वो कुछ छुपा रहा है? ये एमनीजिया या याददाश्त खोना एक बहुत ही सुविधाजनक प्लॉट डिवाइस हो सकता है। हाँ, क्या वो वाकई भूल गया है या वो उस रहस्यमयी घटना और आवाज को छुपा रहा है? दोनों ही पॉसिबिलिटीज इंटरेस्टिंग है। अगर छुपा रहा है तो क्यों? क्या डर है कि लोग पागल समझेंगे? या उसे पता है कि जो हुआ वो नॉर्मल नहीं है। और फिर डॉक्टर का वो ऑब्जर्वेशन, तेरे शरीर से अजीब एनर्जी मिल रही है जो पहले कभी नहीं देखी। हाँ, ये उस सौदे का फिजिकल प्रूफ जैसा लगता है। एग्जैक्टली। ये अजीब एनर्जी क्या है? क्या ये माना है या कुछ और? ये इशारा है कि रेवन अब वो नहीं रहा जो वो पहले था, उसका शरीर बदल चुका है। और फिर आता है वो क्षण जब वो अकेला होता है कमरे में और एक नीली स्क्रीन सामने आती है। सिस्टम एक्टिवेटेड। वेलकम काइल रेवन। और फिर वो टाइटल, द मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर। हाँ, ये कहानी में लिट आरपीजी एलिमेंट का सीधा सीधा प्रवेश है। बिल्कुल, ये सिस्टम इंटरफेस आजकल फैंटेसी और वेब नॉवेल्स में बहुत पॉपुलर है। हाँ, ये कैरेक्टर्स को क्लियर गोल, एबिलिटीज और प्रोग्रेस का एक स्ट्रक्चर देता है, जैसे किसी वीडियो गेम में होता है। सही। लेकिन यहाँ जो टाइटल मिला है, द मर्चेंट ऑफ डेथ, मौत का सौदागर, ये बहुत ही अशुभ और गंभीर लगता है। हाँ, ये किसी हीरो का टाइटल तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या उसे दूसरों को मारकर ताकत मिलेगी? क्या वो मौत का व्यापार करेगा? या ये उसके अपने एक्सपीरियंस का रिफ्लेक्शन है। उसने पूरी टीम को मरते देखा, वो खुद मौत के मुंह से वापस आया। ये भी एक एंगल है। ये टाइटल उसके फ्यूचर के रास्ते पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा देता है। क्या ये सिस्टम उसे गाइड करेगा या कंट्रोल करेगा? और ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कहानी के बिल्कुल अंत में। हाँ, वो क्लाइमैक्स, जब वो सिस्टम स्क्रीन को देख रहा होता है कमरे की दीवार पर, जो छाया है वो हिलती है और एक आवाज आती है, रेवन, तू कहता था टीम को अकेला नहीं छोड़ूंगा, अब हम तेरे साथ हैं। और रेवन को दीवार पर अपने मरे हुए दोस्तों की परछाइयां दिखती हैं। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ है। ये एक जबरदस्त और काफी डरावना क्लाइमैक्स है। सच में यहाँ कई इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं। जैसे, क्या ये वाकई उसके दोस्त हैं, किसी अजीब रूप में वापस आ गए हैं? क्या ये उस कीमत का हिस्सा है जिसका जिक्र हुआ था? कि उसे मौका तो मिला, लेकिन अब वो अपने मरे हुए साथियों के सायों से घिरा रहेगा। हाँ, या ये सिस्टम का ही एक हिस्सा है, शायद उसकी नई पावर्स का एक डरावना पहलू। साइकोलॉजिकल लेवल पर भी ये बहुत गहरा है। बिल्कुल। क्या ये उसके गिल्ट का नतीजा है जो परछाइयों के रूप में दिख रहा है, या ये सचमुच सुपरनैचुरल है? और अगर वो साथ हैं तो क्या वो उसकी मदद करेंगे या उसे सताएंगे या उसे कंट्रोल करेंगे? सही। ये मौत का सौदागर टाइटल को एक नई
और ज्यादा भयानक रोशनी में दिखाता है। शायद उसे मौत पर किसी तरह का कंट्रोल मिला है, लेकिन इसकी कीमत यह है कि मौत अब हमेशा उसके साथ है, एक तरह से। तो अगर हम इन अंशों से मिले मुख्य पॉइंट्स को समेटें तो ये सिर्फ एक कमजोर लड़के के शक्तिशाली बनने की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, बहुत ज्यादा। ये कहानी है नुकसान की, त्रासदी की, एक आप कह सकते हैं संदिग्ध दूसरे मौके की, और एक ऐसी शक्ति की जो वरदान कम और अभिशाप ज्यादा लग सकती है। एकदम सही कहा। कहानी हमें अंडरडॉग की जर्नी दिखाती है, लेकिन उससे तुरंत एक डार्क ट्विस्ट दे देती है। जीरो माना से मौत का सौदागर तक का सफर आसान नहीं होने वाला। बिल्कुल। यहाँ पावर फ्री में नहीं मिलती, उसकी एक भारी और शायद भयानक कीमत है। सिस्टम का आना, वो अशुभ टाइटल और मरे हुए साथियों की परछाइयां, ये सब मिलकर एक नैतिक रूप से धुंधले और साइकोलॉजिकली टेंशन वाले फ्यूचर की ओर इशारा करते हैं। सवाल ये नहीं है कि रेवन शक्तिशाली कैसे बनेगा, बल्कि ये है कि वो इस शक्ति के साथ क्या बनेगा और ये शक्ति उससे क्या छीन लेगी। बिल्कुल। और यही हमें आज के फाइनल थॉट के लिए इंस्पायर करता है, जो इन सोर्सेस से उभरता है लेकिन जिसका क्लियर जवाब हमें नहीं मिलता। हाँ, ये सिस्टम और मौत का सौदागर का टाइटल, क्या ये कैलाश रेवन के लिए खुद को साबित करने का जरिया बनेगा, या ये उसे एक ऐसे रास्ते पर ले जाएगा जहां से वापसी मुमकिन ना हो? अच्छा सवाल है। क्या ये ताकत उसे बाहरी दुश्मनों से लड़ने में मदद करेगी, या उसके अंदर के जो डेमन्स हैं उनको और बड़ा कर देगी? और उन परछाइयों का क्या? अगर वो वाकई उसके साथी हैं तो उनका साथ होना कैसा होगा? क्या वो उसकी ताकत बनेंगे या उसकी कमजोरी? हाँ, और मौत का सौदागर होने का मतलब क्या सिर्फ दुश्मनों को मारना होगा, या इसका संबंध उसके अपने साथियों की मौत और उनके अब साथ होने से भी है? क्या वो अपनी नई शक्ति को कंट्रोल कर पाएगा, या वो खुद सिस्टम और अपने अतीत के सायों का गुलाम बन जाएगा? ये दूसरा मौका उसे किस ओर ले जाएगा? बदला, मुक्ति, या एक कभी ना खत्म होने वाला अंधेरा? इन सवालों के साथ जो कैलाश रेवन की कहानी के इन हिस्सों के दिल में बसे हैं, हम आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।